इक्वेशन का मतलब कैसे होता है, जैसे हमारे पास ये है ना, मान लो मैं ये लिखती हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ठीक है, ये क्या कहलाती है, इसको कहते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में गौरव तुमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन? यस मैम। अच्छा, तो अब बताओ इक्वेशन में क्या क्या होता है। मैम इक्वेशन में हाँ, मैम इक्वेशन में मतलब वेरिएबल दो अलग अलग नहीं आ सकते, एक ही आता है। एक तो वेरिएबल होता है, ठीक है, हाँ और वेरिएबल एक टर्म होगी। इसमें और एक ये कांस्टेंट जो होती है मतलब ना, इसको कहते हैं टर्म, 3x 4y 7, ये सब टर्म्स है इस इक्वेशन की। हाँ हाँ, वेरिएबल टर्म कौन कौन सी है यहाँ पर? मैम वेरिएबल 3x और 4x है। हाँ, 3x और 4x। 3x और 4x। 4y लिखा है मैंने, हाँ 3x और 4y, ठीक है, ये कहलाती है वेरिएबल टर्म्स। और 7 जो है ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इक्वेशन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है ये दो अलग कि अलग मतलब वेरिएबल नहीं आ सकते। उसमें एक इक्वल टू का साइन जरूर होगा। जब भी इक्वेशन होती है उसमें एक इक्वल टू का साइन होता है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ठीक है, तो उसमें इक्वल टू का साइन होता है हमेशा, तो वो इक्वेशन होती है। अब इसमें वेरिएबल्स जो हैं, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, और ये 3x और 4y क्या कहलाती हैं, वेरिएबल टर्म्स। और 7 जो है वो क्या है, इसकी कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब रोहन, तुम्हें समझ आई बात? कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ लो। नो मैम समझ आ गया। समझ आ गया, जो भी दिमाग में क्वेश्चन आए ना बेटे पूछ लो, चुप नहीं बैठना है। यस मैम। अब तुम्हारे कोर्स में जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए एक्स वाई, तो ऐसे तुम कोई इक्वेशन बनाओ रोहन, दो वेरिएबल्स यूज करके। मैम ऐसे ही ये 7 वाला। हाँ मैम ये जो 3 4 y ऐसे ही बनाना है ना। हाँ, ऐसे ही कुछ भी बोलो। 4x प्लस 8y हाँ, 4x प्लस 8y इजिकल टू इक्वल टू, मैम हाँ इक्वल टू, एक मिनट और आगे बना देता हाँ हूँ। मैम 12। कुछ भी बोल दो। हाँ, मैम 12 12 3, मैम थ्री हो गया 5x प्लस हो 2 कोई जेड माइनस से प्लस बना दो। माइनस का अच्छा 2z 5x माइनस 2z 2z, इजिकल टू 1। हाँ 1 भी ले सकते हैं, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रोहन, ये जो थर्ड इक्वेशन है गौरव ने बताई है, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए? x और y थर्ड z वाली में एक्स और और z जेड, ठीक है। और वेरिएबल टर्म कौन सी है? वो 5 और x और 2z। हाँ, 5x और 2z। 5x का मतलब यहाँ पर क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। समझ में आ रहा है? 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ऐसे ही 2z का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय z। मैंने पहले भी बताया था ना तुम्हें, जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है तो मल्टीप्लीकेशन में होता है, अगर बीच में कोई साइन ना हो तो। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। हाँ, 5x। और इसमें दो टर्म्स कौन कौन सी है, 5x और 5x और 2z। 2z नहीं, माइनस 2z कहलाएगा, ठीक हाँ है। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। 0। x का जो कोफिशिएंट है वो है 5, और z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -2, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इस इक्वेशन में, 5। 5।
कोफिशिएंट ऑफ z कोफिशिएंट ऑफ z 2 इक्वल टू -2। -2। कोफिशिएंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऐसे लिखते हैं ICIENT कोफिशिएंट। ठीक है, तुम तो पहली बार लिख रहे हो ना। ठीक है, अब तुम्हारे कोर्स में लीनियर इक्वेशन देखो इन वन वेरिएबल है। मैंने कितने वेरिएबल ले लिए यहाँ पे? 2 टू वेरिएबल। तो तुम्हारे कोर्स में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली नहीं है, वन वेरिएबल वाली है। ठीक है, इसको हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाती हैं ये? क्योंकि जब इक्वेशन में यहाँ ऊपर लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी वन वेरिएबल की बात नहीं मैं कर रही, खाली लीनियर इक्वेशन, जिससे तुम्हें थोड़ा सा बात समझ में आए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस, तो ये एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस के। हाँ, मैं ये कह रही थी कि लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाती है ये? जब वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3x + 4y में x की पावर 1 है, y की पावर क्या है? 1। अगर मान लो कहीं पर दे रखा हो x² + 2y = 3, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन होगी? नो मैम, ये हम्म, नो मैम, वो ये लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ पर x की पावर क्या है? पावर 2 है। 2 है, तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। मतलब मैम ठीक है, जिसमें पावर चढ़ेगी वो वाला नहीं होगा लीनियर इक्वेशन। हाँ वो नहीं होगा। अगर 1 के अलावा कोई भी पावर दिखाई दे रही है तो वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो यस सर। लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन में, इन अ लीनियर इक्वेशन में जनरल लिखवा देती हूँ, इन अ लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज कितनी होगी? 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो तुम बताना कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, मान लो मैं लिखूं 5x + 2 = 0। अब मैं लिखूं 7x - 2 = ½ अब मैं लिख रही हूँ 6x² + 3x = 9। अब बताओ कौन सी लीनियर है, कौन सी नहीं है? मैम ऊपर वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है। 5x + 2 = 0 नहीं है? नो मैम। हम्म, नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि 2 के पास वेरिएबल नहीं है। 2 के बाद टू के बाद इक्वल टू है। अच्छा, 2 के साथ वेरिएबल नहीं है, जरूरी नहीं है सबके साथ वेरिएबल हो। एक जगह पे वेरिएबल दिखना चाहिए, कम से कम एक जगह पे बस। मैम तो नीचे वाला नहीं है। तो ये लीनियर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर टर्म के साथ, वो तो ज्यादा वेरिएबल वाली मैं बात कर रही थी। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मैम नीचे हाँ। वाला भी अब ये सेकंड वाली, मैम ये तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है या नहीं है, बस सिर्फ इतना देखना है। मैम ये भी है तो हाँ, ये सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है। यस मैम। तो लीनियर इक्वेशन। थर्ड वाली मैम ये नहीं है। नॉन लीनियर। ठीक है, क्यों नॉन लीनियर है? मैम क्योंकि x की पावर 2 है। हाँ, ठीक है। अब मान लो मैं लिखूं √x
प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये लीनियर है कि नहीं है? मैम है मैम नहीं है। है। है यहाँ पर x की पावर कितनी है? रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर कितनी हुई? मैम एक्स की पावर तो कुछ है ही नहीं अभी इसमें। हाँ, रूट x का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ा था। यस मैम। तो इसका मतलब क्या होता है? x की पावर, 2। एक्स की पावर 2। जोर से बोलो। एक्स की मैंने पावर 2। बेटा अगर सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना मेरा पढ़ाने का। स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता था? x की पावर कितना? मैम 2। 2। 2। 2। वो तो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट है। जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट 9 कितना होता था? वो 3। हाँ, 3 का। 3 है ना, यस मैम। क्योंकि 9 3 स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट 9 3। तो स्क्वायर रूट x का मतलब x की पावर हाफ। तुम भूल गए हो? स्क्वायर रूट x का क्या मतलब होता है? स्क्वायर की पावर हाफ। x की पावर 1/2। हाफ। अब ये लीनियर है नहीं है? मैम है। लीनियर है। है। यस मैम। क्यों? x की पावर तो हाफ है, फिर लीनियर कैसे हो गई? यहाँ नहीं है मैम। लीनियर के लिए क्या कंडीशन है? पावर बनानी चाहिए एक्स के पास। तो फिर पावर 1 है। नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फिर लीनियर क्यों कह रहे हो? हम्म, जो भी वेरिएबल है सबकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। अब समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं लिखूं x प्लस रूट 9 इक्वल टू -7। अब ये लीनियर है? नहीं है मैम। हैं? मैम नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि मैम एक्स की पावर हाफ है ना। x की ओके, पावर 9 की हाफ पावर, कहाँ लिखा 9 की मैंने? पावर, 9 की पावर। तो 9 की पावर हाफ है ना, तो हमारी कंडीशन में क्या है? इन अ लीनियर नहीं। इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स। 9 क्या वेरिएबल है? 9 वेरिएबल है क्या ये? नहीं मैम। क्या है 9? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है? यस मैम। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x प्लस रूट 9 कितना होता है? 3। तो x प्लस 3 इक्वल टू -7। तो ये कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन। ठीक है गौरव, समझ आई बात? यस मैम। हाँ बेटा। यस मैम। सिद्धार्थ तुम्हें, रोहन तुम्हें समझ आया? मैम ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर जो है, जो वेरिएबल है उसकी पावर तो 1 ही है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म की पावर कुछ भी हो सकती है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। मैम बस आगे वाले का ध्यान देना है क्या? ये वेरिएबल टर्म, हाँ। मैं आगे वाले में ही लगना कुछ होना नहीं चाहिए, बस पावर 1 के अलावा। जो भी वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म जो भी है, जहां भी है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मान लो मैं लिखूं √3x प्लस 7 इक्वल टू -2। अब ये लीनियर है कि नहीं है? ये 3x। हम्म, मैम ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3 जो है उसका तो उसका ये तो हाफ इसका पावर कोफिशिएंट है। √3 तो इसका कोफिशिएंट है। x की पावर कितनी है? 1। तो फिर ये लीनियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। नहीं क्लियर हुआ अभी? हम्म, मैम मेरा ये कोफिशिएंट में ये बस इसमें नहीं आया था। कोफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है।
सिर्फ वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं 3 प्लस रूट वाई, या कुछ और ले लेते, 3 प्लस वाई रेज टू द पावर 7 इक्वल टू 1। अब ये लीनियर है? नो मैम, नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि y मैम y 7 है ना, y का पावर हाँ, 7। तो नॉन लीनियर होगी। अब समझ में आई बात? यस यस मैम। अब समझ में आया या नहीं यस आया? मैम। अभी जो भी यस मैम। वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, बस। ये मोटी सी बात है, ठीक है। यस मैम। अब इसमें जो तुमने सीखना है बेसिकली, अब मोटी मोटी बात इतनी समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट मैम ये जो 5 वाले में। ये जो इक्वेशन है ये √3x वाली, हाँ। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? x का x ही x मतलब x x। का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? मैम 3। हम्म, अच्छा ये वाला है x क्या के मल्टीप्लाई हो रहा है? x। मैम, ये 3 रूट वाला। √3, अच्छा ये मैम इसकी ये बात कर रही हूँ। अच्छा ये नीचे। मैम ये तो 3 हो रहा है। 3 कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर रूट x निकाल। का कोफिशिएंट क्या है? 3। √3। 3 कहाँ है? मैम स्क्वायर आप। रूट ऑफ 3 है, हाँ। तो 3 क्यों बोल रहे हो? अच्छा। अच्छा इसमें बताओ, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? ये जो इक्वेशन है 7x - 2 इक्वल टू हाफ, 7x। 7x में x का कोफिशिएंट क्या है? x मैम का कोफिशिएंट हम्म, मैम x का 7। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैम तो 7। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट मैम 7। मल्टीप्लाई और हाँ, 7। जोर से बोलो। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो हाँ, तो 7 हुआ ना x का कोफिशिएंट, जैसे। ठीक है। ये मैंने बताया था ना यहाँ पर, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, कोफिशिएंट ऑफ z क्या है -2। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? मैम 4। 4, और y का क्या है? 8। 8। 8। अब समझ में आई बात? यस मैम। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है √3x + 7 इक्वल टू -2, इसमें वेरिएबल टर्म कौन सी है? वेरिएबल मैम सबसे आगे वाला। √3x सबसे आगे क्या होता है? मतलब √3x। √3x वेरिएबल टर्म है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? 7 इजिकल टू -2। 7 और -2। -2। -2, ठीक है। समझ आ गई बात? यस मैम। समझ में आ गया रोहन? यस मैम। यस नहीं मैम। समझ में आया? मैम आ गया। इसमें सिर्फ इतना समझना है तुम्हें कि वेरिएबल टर्म होती है और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। वेरिएबल टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और वेरिएबल टर्म की पावर जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती लीनियर इक्वेशन में, ठीक। समझ आ गया? यस मैम। अब मान लो मैं लिखूं z + 3 इक्वल टू 9। अब ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर है, ठीक है। अब इसमें z का कोफिशिएंट क्या है? z का कोफिशिएंट हम्म, मैम 3 इजिकल टू 9। जोर से बोलो। मैम 3 इजिकल टू 9। z + 3 इक्वल टू 9 में z का कोफिशिएंट क्या है? मैम z का कोफिशिएंट z किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है? नो मैम। अच्छा, 1 × z किसके इक्वल होता है? मैम 1 से हो रहा है। हाँ, तो 1 × z किसके इक्वल होगा? वो z z, ठीक है। तो इसमें z का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1। 1। जब कुछ नहीं लिखा तो
z का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1। 1 अगर मान लो मैं लिखूं 5 माइनस z इक्वल टू 12, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है? z कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है? रोहन कॉपी कर रहे हो ना साथ साथ? यस सर 1 1 है, ये बीच में माइनस भी तो है, माइनस -1, ठीक है। 5 प्लस z होता तो 1 होता, जब माइनस z है तो कोएफिशिएंट ऑफ z क्या होगा? माइनस। माइनस अब इसमें जो तुम्हें समझना है वो है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? हाँ। कोई स्पेलिंग ना समझ में आए तो पूछ लोगे मेरे से, ठीक है। अब मान लो हमारे पास इक्वेशन हो सॉल्व, वैसे क्वेश्चन आता है सॉल्व 3x माइनस 7 इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिस पर कि 3x माइनस 7 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। x हम क्या लें नंबर सिस्टम में कि 3x माइनस 7 5 बन जाए, ठीक है। तो अब सॉल्व करने का तरीका क्या आता है कि ये जो -7 है इसको हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं, जो ये कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ बीच में, इसको राइट साइड ले जाते हैं, वेरिएबल टर्म को कुछ नहीं करेंगे अभी। ये जो इधर इधर देखो, इधर कांस्टेंट टर्म है, इधर भी कांस्टेंट टर्म है, हमेशा लाइक टर्म्स जो है वो आपस में कंबाइन होती है, जो अनलाइक टर्म्स होती है वो कंबाइन नहीं होती। जैसे 3x और 7 को हम आपस में कंबाइन करके वन टर्म नहीं बना सकते, 3x अलग है 7 अलग है, ये वेरिएबल टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो 3x इक्वल टू जब -7 राइट साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 5 प्लस 5 + 7 हाँ, ये तो गौरव बता रहा है। रोहन तुम्हें पता है ये बात, आती है ये 5 प्लस 5 + 7? हाँ नहीं बता। मैम मुझे लगा ये 3 के पास चला, मतलब 3 की तरफ चला जाएगा। हाँ देखो अब 3x माइनस 7 इक्वल टू 5 है, यस तो मैम मान लो दो चीजें इक्वल हैं, ये जो लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे 3x माइनस 7 है तो इसमें -7 को मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसमें मैं +7 कर सकती हूँ, और सेम चीज मैं दूसरी साइड भी कर सकती हूँ। तो अगर हम सेम चीज ऐड करते हैं दोनों साइड तो ये इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, रहेगा ना। यस मैम दोनों साइड सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं, जब सेम चीज ऐड करते हैं तो इक्वल टू से वो रहेगा ही रहेगा। मान लो तुम्हारे पास जो है जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 किलो गेहूं है और एक तरफ मान लो तुम्हारे पास चावल है 1 किलो। अब तुमने दोनों में मान लो 2-2 किलो और ऐड कर दिया तो सेम ही आएगा ना, है? यस मैम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम मान लो तुम्हारे पास 2 पेंसिल हैं और 2 रबड़ हैं, तुमने एक पेंसिल और एक रबड़ खरीद लिया और उसमें ऐड कर दिया, तो कितनी पेंसिल हो गई? 3 3। और कितने रबड़ हो गए? 3 3। तो इक्वल रहे ना। यस मैम तो अगर हम सेम चीज ऐड करेंगे तो इक्वल रहेगा। तो हमने दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी। अब -7 और +7 कितना होता है? -7 और +7 हाँ, -7 और 10 प्लस 0 0 -7 और +7 कितना होता है? 0 0। 7 - 7 हो गया, जब भी नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 5 + 7 कितना हुआ? 5 + 7
5 + 7 कितना हुआ? 12। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3x = 12। तो हम या तो ऐसे लिख के करें जैसे मैंने ये लिखा है, या हम सीधा मन में ऐसे सोच लेते हैं कि हमने दोनों तरफ 7 ऐड कर दिया, तो ये जो -7 है यहाँ से हटके राइट साइड में आ जाएगा और ये 5 + 7 बन जाएगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे हम लिख सकते हैं 3x = 12। अच्छा, अब ये देखो, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग 7 ऑन द राइट साइड। तो हमारे पास क्या आ गया? 3x = 12। तो जैसे 3x = 12 आ गया, अब हमें क्या करना है? हमें x निकालना है इसमें, कि x की क्या वैल्यू है जिसके लिए कि ये इक्वेशन जो है 3x - 7 = 5 हो जाए। तो x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्व मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो अब मुझे हाँ x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगी। तो 3x/3 करूंगी और यहाँ पर 12/3 करूंगी। तो अब ये 3 और ये 3 आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। 1 आता है। तो ये 3 और ये 3 आपस में कट के 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? x = 12/3 कितना होता है? 12/3। 12 12/3 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 4 मैम, 4। 4। 4। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ये x = 4 आ गया और ये 3 × 1 = 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ आई बात? नहीं आई? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो डिवाइड। मैम मतलब 3x जो है वो 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड होने के लिए 3x। हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। सेम एक्टिविटी हम दोनों तरफ कर सकते हैं ना, डिवाइडिंग। मतलब मैम एक ही नंबर से हमें दोनों काटने हैं, दोनों सेक्शन। एक ही नंबर से डिवाइड करना है, सेम नंबर से। अगर नहीं कटता तो हमारा आंसर मान लो यहाँ पर 12 ना होके 5 होता। मान लो तुम्हारे पास होता 3x = 5। अब तुमने x निकालना है, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3x/3 = 5/3 आएगा, है ना? तो 3 और 3 तो कट गया, पर 5 और 3 तो नहीं कटता, तो x = 5/3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्विंग मीन्स finding the value of variable from the equation। सॉल्विंग का मतलब समझ में आया? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द समझ आया सॉल्विंग का मतलब? हाँ। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसपोजिंग 7 ऑन बोथ द साइड्स। ट्रांसपोजिंग 7 ऑन राइट हैंड साइड, सॉरी, ट्रांसपोजिंग 7 ऑन राइट हैंड साइड की शॉर्ट फॉर्म RHS होती है, ये पता है तुमको? यस मैम। और लेफ्ट हैंड साइड की क्या होती है? ओके। हाँ, ओ, LHS। LHS। ठीक है, बात समझ आई? रोहन, तुम्हें समझ आई? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। अब हम ये चेक करेंगे कि जो x = 4 है, हमने सॉल्व करके निकाला है, ये इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आल्सो चेक द सोल्यूशन, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में। सॉल्व भी लिखा होगा और लिखा होगा आल्सो चेक द सोल्यूशन। तो अगर आल्सो चेक द सोल्यूशन लिखा है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी? 3x - 7 = 5, यही थी ना?
तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 4। तो ये जो x इक्वल टू 4 है ये हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जहां वेरिएबल होता है उसमें पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3x माइनस 7। ठीक है, अब इसमें x को 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 7 कितना आया 12 माइनस 7। तो क्या आ गया आंसर 12 4 आया। माइनस 7 कितना होता है 5 5 5 और 5 क्या हमारा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो x इक्वल टू 4 जो है वो इसका सोल्यूशन हो गया। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो अगर लिखा है कि ऑल्सो चेक द सोल्यूशन तो हमें सोल्यूशन पुट करके देखना पड़ेगा कि जो हमने निकाला है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई। अगर नहीं लिखा तो सिर्फ खाली सॉल्व लिखा तो सॉल्व करके छोड़ देंगे। जैसे ऊपर हमारा आंसर आया था x इक्वल टू 4 तो ऐसे ही x इक्वल टू 4 फाइंड करके छोड़ देंगे। अगर लिखा है चेक द सोल्यूशन तो पुट करके देखेंगे और अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब या तो तुम चेकिंग गलत कर रहे हो या जो तुमने ऊपर 4 निकाला वो गलत है। ये बात समझ आई नहीं आई। मैम पता कैसे इसलिए चलेगा RHS आ रहा है LHS आ रहा है? हाँ, पता कैसे चलेगा RHS आ रहा है LHS आ रहा है? क्या पता कैसे चलेगा मैम ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पता कैसे चलेगा? कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है राइट हैंड साइड कौन सी है। हाँ यही जो मतलब। तुम्हारा लेफ्ट हैंड तुम्हें पता है। अरे मैम वो नहीं। हाँ, मैम मतलब कि हमें आंसर में कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या आ रहा है राइट हैंड साइड? ये देखो ना राइट साइड में ये राइट हैंड में ये 5 लिखा है नहीं लिखा क्वेश्चन में। यस मैम। ये क्वेश्चन था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये LHS है क्वेश्चन की और ये RHS है क्वेश्चन की। मैम ऐसे तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आएगा ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं मैम मतलब कुछ आएगा ही नहीं। मतलब लेफ्ट मतलब मैम सारे आंसर तो राइट हैंड साइड ही आएंगे ना। नहीं, क्यों क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है 5 इक्वल टू 3x माइनस 7। अभी और क्वेश्चन करोगे फिर दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब तुम ये खुद सॉल्व करो 7x प्लस 2 इक्वल टू 51। सॉल्व करो, कैसे करोगे, क्या करोगे दोनों साइड। मैम सबसे चेक पहले क्या करना है, मैम चेक करना है क्या? नहीं सॉल्व करना है। Sorry। सॉल्व, पहले सिर्फ सॉल्व करो, चेक तो तब करोगे ना जब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहले हमें क्या करना होता है। मैम ये 250 उधर ले जाएंगे 50 टू को उधर ले मतलब जाएंगे, राइट ठीक हैंड है, साइड की तरफ। टू को उधर ले जाएंगे। इसमें 49 आएगा। रोहन तुम्हें समझ में आ रहा है, टू को उधर ट्रांसपोज करेंगे। उधर ले गए और टू मैम टू और टू माइनस से प्लस मतलब माइनस बन जाएगा ना। टू को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा 51 माइनस 2। अगर पॉजिटिव टर्म है और उसको ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस हो जाता है, नेगेटिव टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस होता प्लस है। पर जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो जैसे ये इधर कांस्टेंट टर्म है तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे ये इस तरह से हम कर रहे हैं 7x ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हमने 2 में -2 कर दिया, हमें 2 हटाना है यहाँ से, तो 2 में -2 करा तो इधर भी मुझे बैलेंस करने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो ये 2 और -2 तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 7x इक्वल टू 49। तो ये स्टेप लिखो, +2 -2 वाला, या ना लिखो वो तुम्हारी मर्जी है। सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो और ये लिख के फिर ये लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे या ऐसे लिखोगे रोहन।
ऐसे ही लिखना है नॉर्मल। ऐसे समझ आ रहा है ना? हाँ प्लस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाली टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे ऊपर -7 था, हम इसको उधर ले गए तो +7 हो गया। नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो 7x इक्वल टू 49। अब क्या करेंगे? अच्छा, अब क्या करेंगे? 7x equal to 49। हाँ, नेक्स्ट क्या करना है हमें? यहाँ से 7 हटाना है, तो क्या करें? मैम 7 मतलब डिवाइड कर देंगे 7 से। किससे डिवाइड करें? 7 से 7 से। तो दिस इम्प्लाइज 7x अपॉन 7। मैम, मतलब वो नंबर तो वही आएगा जिससे हमें डिवाइड करना है, मतलब हाँ, वही नंबर सेम ही लेना नंबर है है। जो x का कोफिशिएंट है, क्योंकि मुझे खाली x चाहिए यहाँ पर, तभी तो x की वैल्यू आएगी ना। हमें x की वैल्यू चाहिए जिसके हिसाब से 7x प्लस 2 इक्वल टू 51 हो जाए। सॉल्व का मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिस पर 7x प्लस 2 इक्वल टू 51 आ जाए। तो हम उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए। तो अब ये यहाँ पर आ गया 49 अपॉन 7। 7 तो अब इधर क्या आ जाएगा? 1। हाँ, 7 से 7 कटेगा 1, तो x रह गया इक्वल टू, इधर क्या आएगा? वो 7/1 7 और 49। 7। टेबल बोलो। मैम 40 मतलब वो 49 के 7 हो जाएगा। हाँ, 7 हो और जाएगा। तो क्या और आया वो आंसर? x इक्वल टू 7/1 7। 7/1। 7 1 द 7 और 7 7 द 49, है ना? ठीक है, समझ आया नहीं आया? अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो रोहन, अभी भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, नो मैम। जोर से बोलो। नो मैम। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर सकते हो? हाँ। करो। 3 प्लस 8y इक्वल टू 11। करो। कैसे करोगे? अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। सॉल्व का मतलब जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, अब रोहन तुम बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। क्या मैम लिखूं बताओ? मैम 11 को वो कर लेंगे ना, 11 को मतलब 11 को 8 और 8y की जगह में लगा देंगे। 11 को इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, यस मैम। 8y को उधर ले जाए फिर। यस मैम। इससे अच्छा 3 को क्यों नहीं उधर ले जाते? मैम 3 को उधर ले जाएंगे तो मैम 3 को उधर ले जाओ। मैम इजिकल टू 11 हो जाएगा ना फिर तो। क्या? मैम इजिकल टू हो जाएगा ना फिर तो। क्या इक्वल टू हो जाएगा? मैम 11 और 3/3 इजिकल टू 11 हो जाएगा ना। 3 इक्वल टू 11 कैसे होगा? तुम बताओ, तुम जो कहोगे मैं लिख दूंगी। बोलो क्या मैम क्या लिखूं? मैम 11 मतलब 11 लिखूं? हाँ, अब आगे। 11 अब अब क्या लिखोगे? मैम +3 और 8/4 को 11 की जगह में लगा दें। 11 इक्वल टू 3 प्लस 8y, ऐसे ये कह रहे हो? नहीं मैम, मैं हाँ, कह रहा 11 को 8 8 वाई के जगह में लगाने और 8y को 11 की जगह में। 3 प्लस 11 इक्वल टू 8y, ऐसे हाँ। हैं? यस ये मैम। कह रहे हो? यस मैम। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने किसको ट्रांसपोज किया यहाँ पर? 11 को।
11 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आकर के वो क्या बन जाएगा, ये तो ये प्लस 11 है, 11 को इधर माइनस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। और फिर 8y को उधर ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मैम 3 को नहीं 11 को ट्रांसपोज कर रहे हो तो तुमने 8y भी तो ट्रांसपोज किया, तो 8y तो माइनस हो जाएगा। तो फिर दोनों को क्यों ट्रांसपोज कर रहे हो, सिर्फ 3 को क्यों नहीं ट्रांसपोज करते, 3 को उधर ले जाओ क्या बनेगा, मैम 3 को 8y को यहीं रहने दो, 3 को उधर ले जाओ क्या बनेगा, 3 को उधर ले जाए तो माइनस हम्म, माइनस हाँ तो क्या राइट साइड में क्या आएगा, 8y इक्वल टू 3 माइनस 11। 3 माइनस 11 क्यों, 11 तो अपनी जगह पे है, उसके साथ माइनस क्यों आएगा, अच्छा मैम 3 प्लस। तो 3 उधर शिफ्ट हो रहा है ना, तो 3 का साइन चेंज होगा ना, 11 का थोड़ी चेंज हो जाएगा, 3 अपनी जगह से मूव कर रहा है तो क्या आएगा यहाँ पर, तो तुम यहाँ से इस 3 को हटा रहे हो ना, 3 को हटा जब ट्रांसपोज कर रहे हो तो इधर 3 इधर आएगा तो 3 का साइन क्या होगा, 3 का साइन उधर जाएगा, इधर तो प्लस है अभी, उधर माइनस हो हाँ जाएगा। माइनस तो क्या लिखूं यहाँ पर, 11 माइनस 3। फिर 8y इक्वल टू 11 माइनस 3, एक तरह से हमने दोनों तरफ -3 का बैलेंस बना दिया, 3 प्लस 8y था, हमने इधर भी -3 कर दिया और इधर भी -3 कर दिया, और ये 3 और -3 कंबाइन हो जाएगा। तुमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किया नहीं है ना बिल्कुल भी, मैं क्या करूं बताओ, अब तुम कह रहे हो मेरे सिलेबस में नहीं है वो अभी, तो अब 3 को उधर ट्रांसपोज किया, 11 माइनस 3 आ गया, अब क्या आएगा 8y इक्वल टू 8 राइट साइड में क्या आएगा 8 8, और अब किससे डिवाइड करेंगे 8 8 या 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 आएगा। y इक्वल टू 1 आ जाएगा, यस मैम। तो y इक्वल टू 1, ठीक है, हुआ क्लियर नहीं, हो गया मैम। अब मैं बताऊंगी नहीं, अपने आप सॉल्व करना, ठीक है, यस मैम। 5 माइनस 3 p, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है पी p वेरिएबल है, 5 माइनस 3p इक्वल टू -2, हाँ अब बताओ, 5 को हमने उधर ले गए हाँ तो 5 मैम उधर ले गए, यहाँ क्या बचा उधर 3p इज इक्वल टू -3p, माइनस थोड़ी कहीं जा रहा है, माइनस मतलब माइनस -3p इक्वल टू, हाँ 5 5 इधर आया तो क्या बन जाएगा, प्लस 5 उधर गया। जोर से बोलो, 5 तो प्लस कर रहे हैं मैम, हाँ मतलब माइनस मतलब हाँ माइनस सॉरी माइनस -2, और क्या लिखूं 5 माइनस 5, हाँ 25 हो जाएगा, ऐसे 5 लिख दूंगी तो, मैम माइनस माइनस हाँ तो ठीक से बोलोगे ना, अब -3p इक्वल टू क्या बन गया, -2 -5 कितना होता है, अच्छा मैम प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है जो प्लस हो जाएगा, दो नेगेटिव टर्म आपस में क्या होती हैं, जैसे 2 + 5 होता है तो कितना होता है, 2 + 5 कितना होता है, और 3 अच्छा सॉरी प्लस है ना 2 7 + 5 कितना होता है 7 7। 7, तो ऐसे ही दोनों नेगेटिव टर्म हो -2 -5 तो ये क्या होता है, ये भी ये तो 3 हो जाएगा -3 बेटा दोनों नेगेटिव हैं, तो प्लस हो जाएगा। हाँ 2 + 5 7, तो आंसर -7 आएगा, अब सीधे ही अगर 8 पढ़ने बैठोगे तो यही प्रॉब्लम है ना, दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, -2 -5 तो -7, दोनों पॉजिटिव हैं तो +7,
अगर 2 - 5 वो मान लो तो क्या आएगा आंसर? 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। 3 आएगा। और 5 - 2 हो तो क्या आएगा? 5 माइनस 2, 5 - 2 कितना होता है? मैम तब भी 3 आएगा। 3। तो दोनों सेम आएंगे, 5 - 2 और 2 - 5। हम्म तुम्हें 2 रुपए दे के मैं 5 रुपए ले लूं, या तुम्हें 5 रुपए दे के 2 रुपए ले लूं, बात बराबर है? नहीं, तुम्हें 2 रुपए दूं और मैं कहूँ 5 मुझे दे दो, मैंने 2 दिए और सब्ट्रैक्ट 5 करवा रही हूँ, तो तुम्हें लॉस हो जाएगा ना 2 - 5 से। यस मैम, हम्म यस मैम। तो आंसर कितना आएगा अगर मैं तुम्हें 2 रुपीज दूं और 5 वापस ले लूं? तो तुम्हें लॉस होगा फायदा होगा? एक मिनट। बोलो। तुम्हें मैंने 2 रुपीज दिए और 5 रुपीज तुमसे ले लिए, तो तुम्हें फायदा हुआ मुझे फायदा हुआ? मैम आपको मेरे को फायदा हुआ, तुम्हें लॉस हुआ ना। तो 2 - 5 मतलब कि तुम्हारे पास -3 रह गया, 3 कम हो गए। तो अगर नेगेटिव नंबर बड़ा होता है तो आंसर नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं 5 रुपीज तुम्हें दे के और 2 तुमसे ले लूं, तो इसका मतलब मैंने तुम्हें कितने रुपीज दिए? 2 रुपए। 5 दिए मैंने और 2 वापस ले लिए, तो कितने दिए? 5, 5 दे के 2 ले लिए, तो कितने दिए? 5 दे के 2 ले लिए। अच्छा, 3। 3। तो 3 का फायदा हो गया ना तुम्हें, तो इसलिए +3 आएगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर बढ़ा है तो पॉजिटिव आता है आंसर, नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो नेगेटिव आता है। दोनों नेगेटिव है। मैंने तुमसे पहले 2 ले लिए फिर 5 ले लिए, तो तुम्हें कितने का लॉस हो जाएगा? 3 रुपए का। तुमसे पहले 2 रुपीज लिए, फिर मैंने कहा 5 और दो मुझे, तो कितने का लॉस हो गया? मतलब एक मिनट हम्म मैम, आपने मतलब 2 रुपीज पहले ले लिए। पहले मैंने कहा रोहन मुझे 2 रुपीज दो, तुमने दे दिए। फिर मैंने कहा 5 और दो, वो भी तुमने दे दिए। तो कितना लॉस हुआ तुम्हें? मैम मेरे को 7, हम्म 7 माइनस 7 7। का। तो -7 हो गया ना तुम्हारा, यस तुम्हारी मैम, पॉकेट में -7 बन गया ना, यस, है ना? यस मैम, तो ये -7 हो गया। समझ आई बात? यस मैम। तो दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा है उसका साइन आता है। 2 - 5 है तो -3 आएगा, 5 - 2 है तो 3 आएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा? -7। ठीक है, समझ आई बात नहीं? यस मैम। अब ये याद रखना, बार बार नहीं बताना पड़े मेरे को। ये तो बेसिक्स है ना बेटा, इसके बिना कैसे मैथ्स हो सकती है? अब किससे डिवाइड करें दोनों तरफ? 3 से। किससे डिवाइड करूं? मुझे पी चाहिए तो किससे डिवाइड करूं? 3 से तो नहीं हो पाएगा। 3 से या -3 से? -3। -3 से डिवाइड करेंगे। मुझे तो पी का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो हम -3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? P = -3 से -3 ये कट जाएगा ऊपर नीचे। P = 4 क्या आ आएगा। गया? 4 -4। 7/3 अपॉन है अच्छा, 7 डिवाइडेड बाय 3, माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 7/3। गौरव समझ में आया तुम्हारा नेगेटिव क्यों आ रहा था आंसर? अरे मैम मैं उसको मतलब माइनस माइनस का साइन को गलती कर दी थी मतलब। तो दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे ना, यस मैम, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर 7/3 आ जाएगा। ठीक है। एक तरह से -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, मान लो -7/-3 है, तो यहाँ भी -1 कर दिया और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? -7 मल्टीप्लाइड बाय -1 7, और -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 3। तो ऊपर नीचे माइनस साइन हो तो वो कट जाता है। ठीक है, समझ आया नहीं समझ आया? यस यस मैम। मैम, रोहन समझ में आया? यस मैम, हम्म यस मैम समझ आ गया।
अच्छा, अब मान लो वेरीफाई करना हो तुम्हें इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि x इक्वल टू 7 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? कैसे समझाया था मैंने? वेरीफाई करना है मतलब चेक करना हाँ, है ना। चेक करना है कि x इक्वल टू 7 सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x इक्वल टू 7। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5 - 3p बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रही हूँ। सेकंड में। लेफ्ट साइड क्या है? मैम ये 3x वाला ही ना। 7x प्लस 2 की बात कर रही हूँ। 7 अच्छा हाँ ये है ना 7x 7x+2। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस मैम। हम्म। यस मैम। अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? 7x 7x प्लस 2। और x की वैल्यू क्या आई थी हमारी? x की वैल्यू 49। क्या आई थी? 49। 7। तो अब इसमें पुट करो। 7। 7 इंटू 7 प्लस 2 कितना आएगा? 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। 7 7 दा 7 संजय 49। 49 49 39। 49। 49 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया? हाँ 52। 51। कितना आया? 51 51। 51 राइट हैंड साइड है। राइट 51 हैंड साइड कितनी है? राइट हैंड 51। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 7 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अब करो तुम 3/2x इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पर x निकालना है। तो अब हम x का कोएफिशिएंट क्या है? 3/2। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? गौरव कैसे क्रॉस सॉल्व करते मल्टीप्लाई। हैं इसको? मैम 10 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हो? अच्छा, यस मैम, क्या हुआ? हम लोग की बुक में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके होता है। यस मैम, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो दोनों साइड 3/2 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। मैं तो ऐसे कराता हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या कह रहे हो? मैम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूँ, मतलब। हाँ ठीक है, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन देखो, जैसे हम दोनों साइड ऐड करते हैं ना। हेलो। यस मैम। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि ये 3/2x इक्वल टू 10 है, जो गौरव मेथड बता रहा है वो बता रहा है कि 3x 3 और x मल्टीप्लाई होके 3x हो गया अपॉन 2 इक्वल टू 10/1। ये कह रहे हो गौरव? ठीक है, तो एक तो ये मेथड है कि पहले इसको इस फॉर्म में लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि अगर हमारे पास a/b इक्वल टू c/d हो, तो हमारे पास आता है a मल्टीप्लाइड बाय d, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो a मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझ में आया? ठीक है, ठीक है रोहन, समझ में आया? यस मैम।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 इस रूल के हिसाब से इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 3x ही होगा, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें 3x ही आएगा, और 10 इंटू 2 क्या होता है 20। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x अपॉन 3 इक्वल टू 20 अपॉन 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 20 अपॉन। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया रोहन? मैम मतलब ये जो 20 वाले में करा है, उसमें भी मल्टीप्लाई करा है ना कहाँ पे? मैम? ये 20/3 है। 3 से डिवाइड कर दिया ना दोनों तरफ, ये इस स्टेप में ना यस मैम। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो इधर तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, अब 20 अपॉन 3 तो हम आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो डेसिमल में आएगा, है ना। 21 होता तो ठीक था। तो ये x इक्वल टू 20 अपॉन 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये मेथड समझ में आया तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई का? यस मैम। तो एक तो ये मेथड होता है कि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका, मैं एलिटर मतलब सेकेंड मेथड ही लिख देती हूँ। सेकेंड मेथड, अब सेकेंड मेथड क्या है, क्या था क्वेश्चन, 3 अपॉन 2x इक्वल टू 10। तो जैसे हम दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर, ऐसे ही हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नंबर को। तो हम यहाँ पर इसको 2 अपॉन 3, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/3, तो 2/3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 3/2 हटाना। यस मैम। ये दोनों तरफ 2/3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2/3 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 3 1 3, तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 20, 10 का मतलब होता है 10 अपॉन 1, तो 2 10 20 अपॉन 3 इंटू 1 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं। रोहन तुम्हें कौन सा मेथड समझ में आया? मल्टीप्लाई वाला मैम, आप जो दूसरा वाला, एक बार दूसरा वाला बता देते। ये वाला मेथड, हाँ जैसे ये 3/2 था ना, तो दोनों तरफ मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होता है, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैम तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई। मैम एक्स की वैल्यू क्या आएगा? क्या आई बताओ? मैम 1 आएगा। हाँ, 1 आएगा। 1 का आ रहा है, 20 अपॉन 3 आ रहा है, 20/3। x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, x के पीछे जो है 1 बच गया, तो उसका कोफिशिएंट 1 आया ना, x इक्वल टू तो 20 अपॉन 3 आ गया, 1 कहाँ पे आया? बोलो क्या कंफ्यूजन है? बेटा बोलोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे गैप्स बहुत सारे हैं पढ़ाई में। हाँ बोलो रोहन। मैं हाँ, क्या बात नहीं समझ आई? मैम मेरे को ये समझ नहीं आया मैम। इन सबको डिवाइड करके तो 1 ही आ रहा है, तो फिर ये 20। किसको डिवाइड करके? 2 को 2 से और 3 को 3 से, ये कह रहे हो? हाँ तो इधर 1 आ रहा है ना, 3 1 3 2 1 2, तो इधर इधर 2/3 से मल्टीप्लाई करा ना, जब इधर करा तो इधर भी करना पड़ेगा, जो काम लेफ्ट में करोगे वो राइट में भी करना पड़ेगा। अगर हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट को, तो राइट को भी तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास है 3/2 x इक्वल टू 10,
पहले तुम इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3/2 x इक्वल टू, अब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये बनेगा है रोहन? मैम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मैम 4 आएगा। जो काम करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। मैम मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई 10 तो ऑलरेडी दे रखा है ना हाँ क्वेश्चन में। मैम मल्टीप्लाई कर दो 4 आया। किसको किससे मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है? 2 को। अच्छा चलो, अब तक हम कैसे कर रहे थे, पहले कैसे कर रहे थे? 3/2 x इक्वल टू 10 अगर होता था हमारा तो हम क्या करते थे दोनों तरफ? मल्टीप्लाई हम्म 3/2 और 10 में। जैसे हमारे ये क्वेश्चन थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे इन क्वेश्चंस में? जैसे ये क्वेश्चन हम कर रहे थे तो इस पे क्या कर रहे थे? जैसे 8y इक्वल टू 8 था या 7x इक्वल टू 49 था, तो हम क्या कर रहे थे दोनों तरफ? x की राइट। वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे थे? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर X 3/2 x इक्वल टू 10 हो तो कैसे करते हैं? मतलब चेक करने के लिए। हाँ, चेक करने के लिए। क्या करते हैं? मतलब मैं चेक करने के लिए कि चेक कहाँ कर रहे हैं, अभी तुम सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो तुम्हें सॉल्विंग ही नहीं समझ में आया, चेक की बात थोड़ी कर रही हूँ मैं। तुम ये छोड़ो बेटा, वो जो ऊपर वाला मेथड है ना वही समझो, जो ये मेथड है इसी से करो। देखो 3x/2 इक्वल टू 10/1, ये स्टेप समझ में आया? गौरव रोहन बोलो, ये स्टेप समझ में आया? यस सर। 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3/2 x का मतलब क्या होता है? 3/2 x का मतलब 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x के नीचे जब जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो अपॉन 1 होता है वो, ठीक है? तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो गया, तो ये बन जाएगा 3x/2। ये समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस जब भी ऐसे इक्वल टू होता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने तुम्हें इसका रूल बता दिया कि a मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c। तो ये हमारे पास आ गया 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 20, और फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू 20/3। अब इस मेथड में कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो अगर हमारे पास हो x/5 इक्वल टू 4/10, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा रोहन? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा? एक्स ये वाला रूल लगाओ, ये रूल। एक्स और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 20। है 20। x इंटू 10, x इंटू 10 हुआ इक्वल टू क्या आएगा? एक्स तो 2 होता है ना। है बेटा? एक्स तो 2 होता है। x एक्स एक मिनट। ये अलग क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें, ये अलग क्वेश्चन दिया है कि अगर तुम्हारे पास x/5 इक्वल टू 4/10 हो, तो ऊपर वाला ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखा रही हूँ तुम्हें, ये रूल। तो क्या बनेगा? ये रूल तुम्हें समझ में आया? मैम ये जो आपने मल्टीप्लाई वाला बताया।
हाँ, ये रूल समझ में आया? हाँ हाँ, यस सर। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा? रूल अप्लाई करो ना बेटे, जो ऊपर रूल लिखा है उसको देख के अप्लाई करो, क्या बनेगा? मैम 10 मल्टीप्लाई होगा एक्स से और 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से। हाँ, तो 5 इंटू 4, तो क्या बन गया फिर हमारे पास? 10x इक्वल टू 10x इक्वल टू कितना बना? 10x इक्वल टू 10 5 इंटू 4 कितना होता है? 5 इंटू वो हाँ, 20। 20। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, क्या करें दोनों तरफ? x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड डिवाइड किससे करूं? 10 से। 10 से। तो 20 अपॉन 10 हो गया। तो ये हाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 20/10। 20 अपॉन 10 कितना होता है? 20/10 हाँ, 30। मैं अरे 20 अपॉन 10 है, ऐड थोड़ी करना है। 20/10। 20 डिवाइडेड बाय 10 है। अच्छा 20/10 मैम क्या 10। आएगा? टू हाँ, टू टू तो 2 आएगा ना यहाँ। x इक्वल टू 2 आ गया। यस मैम। तब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ आया? यस मैम। हम्म, यस मैम। तो और करो। y अपॉन 3 इक्वल टू 6 अपॉन हेलो। हम्म, हेलो मैम, 6 के नीचे कुछ है क्या? क्या बेटा? अरे मैम, कुछ नहीं। हाँ, अब बताओ y अपॉन 3 इक्वल टू 6 अपॉन 4, क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। रोहन जल्दी बोलो। गौरव को मैम तो आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तुम बोलो क्या आएगा? मैम ये 6/4 वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या आएगा? मैम 4 × y 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई, 4y हो गया, इक्वल और टू 3 × 6 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 18। 18। अब दोनों तरफ क्या करोगे? डिवाइड कर देंगे 4 से। किससे? 4 से 4 से। तो क्या बन जाएगा? 4y अपॉन 4 इक्वल टू 18 अपॉन 4। तो इधर क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4y डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 4 हम्म, वो तो 1 हुआ ना 1। हाँ, तो y आ जाएगा। y 4 1 द 4, y इक्वल टू y इक्वल टू अच्छा 18। 18 अपॉन 4। 18 अपॉन 4, 4 की टेबल में 18 आता है? नहीं हैं? नहीं नहीं आता। तो फिर क्या आएगा आंसर? तो किसकी टेबल में दोनों आते हैं? 2 के फोर, टेबल में। 2 के टू टेबल की में। टू की टेबल में। तो क्या आएगा टू की टेबल, बोलो? 2 2 4। 2 टू द 4, 2 ठीक है। 9 2 9 2 18। टू द 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 जा 2 2 9 2 9 2 18। 9 द 18। तो आंसर क्या आ गया? 9 अपॉन 2। 9/2। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, अब करो। 4 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब करो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 4 करो, मल्टी तुम भी सॉल्व करके आंसर बताओ। मैम 4 में अच्छा हाँ, हाँ, क्या आएगा बताओ? मैम पहले तो 4 × 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, इक्वल और टू और x × 3 हो जाएगा। हाँ, तो 3x हो गया। और गौरव, आंसर क्या है तुम्हारा? 20। यस मैम।
20 ये इक्वल और टू एक्स 3x। अब किससे डिवाइड करें? मैम मैं बोलूँ? 3 से। हाँ बोलो। मैं हाँ मैम ये 23x की उधर चल जाएगा, फिर माइनस को हो जाएगा 20, फिर इजिकल टू लगा के 20 वापिस से मतलब पॉजिटिव कर देंगे। 3x और इक्वल टू 20 है तो क्या लिखना चाह रहे हो गौरव? मैम मतलब 3, मैम ये 20 है ना, 3 के मतलब 3x के मतलब -20 हो जाएगा, 3x -20। हाँ तो मतलब 3x -20 इजिकल टू 0, 3x हाँ 3x इजिकल टू 20, हाँ। और मतलब 20/3 आंसर। तो इतना सारा करने की क्यों, क्या जरूरत है तुम्हें? तो यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलो रोहन की भी सुन लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, रोहन क्या करेंगे? मैम एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैम पहले तो मैम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करोगे? कर तो दिया 4 इंटू 520। मैम अब डिवाइड करेंगे 3 से। किससे? 3 से। किससे डिवाइड करूं? 3 से। 3 से, हाँ गुड। गौरव देखो, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें 20 को शिफ्ट करके क्या करना है, सीधा 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ओके मैम। है ना बेटा? तो जब ये यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो ये 20/3 आ गया। हमें तो x चाहिए, तो ये यहाँ पे 3x/3 आ गया, और 3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20/3। 20/3। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। हम्म। यस मैम। रोहन अब कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन ना? यस मैम। अच्छा, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन हो, 5/x + 2 इक्वल टू 10/3। अब क्या करेंगे? मैं आई टेल द आंसर? हाँ मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम 2 के नीचे 1 उतर जाएगा। 2/1 करना चाह रहे हो? अच्छा, फिर फिर मैम इसका एलसीएम ले लेंगे। कहाँ पे? तो मतलब 2 के नीचे 1 उतर जाएगा ना, तो एक्स और मतलब x1 का एलसीएम। x और 1 का? यस मैम। बेटा, रूल ये होता है कि हमेशा लाइक टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। जो हमारा रूल होता है ना, वो क्या होता है, लाइक टर्म्स को एक तरफ रख के करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी और आसानी से होगा। तो जैसे हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, ये देखो, ये यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ये 2 हमारी कांस्टेंट टर्म थी, इसको हम राइट साइड लेके जा रहे थे। -7 कांस्टेंट टर्म थी, उसको हम राइट साइड ले गए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम पहले 2 को राइट साइड ले जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं है एलसीएम लेने के बजाय? यस मैम, ये भी सही है। हम्म। यस मैम। रोहन तुम बताओ क्या करेंगे? मैम ये 3 वाला है। x निकालना है तो 5/x है, ये 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा? से राइट साइड में तो फिर 10 नहीं 10/3 तो अपनी जगह रहेगा, 2 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, ये -2। माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। 10/3 -2। गौरव समझ आ गया? ये बेटर है ना? यस मैम। यस मैम। मैम अब क्या आंसर करेंगे, बताऊं? 5/x को यहीं रहने दो लेफ्ट साइड पे, और ये जो है 2 जो है, इसका मतलब क्या होता है, 10/3 -2 का मतलब होता है 2/1। मैम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना? अब एलसीएम ले लो, तो 3 तो और 1 का एलसीएम कितना होता है? रोहन तुम्हें आता है एलसीएम लेना? यस मैम। 3 और 1 का मैम मैम 3। 3 1 जा 3 कर देंगे। हाँ 3 1 जा 3 कर देंगे ना।
3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। हाँ ये कंबाइन करना आता है रोहन तुम्हें? 10/3 माइनस 2 10/3 ये सीखा होगा तुमने। 10 है अपॉन में 3 है 3 माइनस एलसीएम लेते हैं, फिर 3 1 द 3। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन होती है हमें कंबाइन करना होता है तो ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2/1 है, ये 10/3। एक सिंपल तरीका तो ये है कि 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 10/3 माइनस 2 इंटू 3 कितना हुआ? -2 6 6 अपॉन 1 इंटू 3 3। तो अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया मैंने, ठीक है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो एज इट इज कंबाइन हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6/3। तो 10 इंटू 1 कर दो, -2 इंटू 3 कर दो, और नीचे 3 इंटू 1 कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहे थे ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। तो ये एक आसान तरीका है तुम्हारे लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5/x इक्वल टू 10 माइनस 6/3। तो 5/x इक्वल टू 4/3। दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 15 15 इक्वल टू, x4 हाँ x मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4x हो गया। हाँ अब किससे डिवाइड करेंगे? 4 से 4 से। तो 15/4 इक्वल टू 4x 4। अपॉन 4। ठीक है गौरव, यस मैम। ऐसे भी कर सकते हो x। ठीक है। हम्म, समझ आ गया? अच्छा, ऐसे दे रखो 6x माइनस 2x इक्वल टू 3/4। तो कैसे करेंगे? हम ले लेंगे 6, मतलब 6 और एलसीएम बेटा, पहले हमेशा जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी हैं? मैम 3 और 4। हाँ, 3/4। 3/4 नहीं, 6x और 2x लाइक टर्म्स, मतलब जो बिल्कुल दिखने में एक सी हो, सेम टू सेम। तो 6x और 2x जो है ये लाइक टर्म्स है। जैसे ऊपर कांस्टेंट टर्म लाइक टर्म थी, तो हमने कांस्टेंट टर्म को कंबाइन किया। जैसे 2 और 10/3 लाइक टर्म थी, हम 2 को उधर ले आए, है ना। तो ये दोनों वेरिएबल टर्म है, ये 6x है, ये 2x है। तो सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे, लाइक टर्म्स को। रूल सॉल्विंग का ये होता है कि लाइक टर्म्स को पहले कंबाइन करो। अब तक हम कांस्टेंट कंबाइन कर रहे थे, कांस्टेंट शिफ्ट करके, पर मैम यहाँ पर 4x दो वेरिएबल इजिकल टर्म है सेम टू सेम। मैम 4x इजिकल टू 3/4। हाँ 4x इजिकल टू 3/4। हाँ, रोहन समझ आ रहा है? यस मैम। 6x माइनस 2x सेम टर्म, सिमिलर टर्म्स है। तो ऐसे जब सिमिलर टर्म्स होती है तो 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3/4। अब गौरव कैसे करेंगे, रोहन कैसे करेंगे इसको? मैम 4 से भी डिवाइड कर दें। हाँ, 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस मैम। कैसे? मैम 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 4 को, फिर 4। हाँ मैम जो 4 लेंगे हाँ, अक्रॉस। मैम 4x का डिनोमिनेटर क्या है? 4x का डिनोमिनेटर 4x के नीचे क्या है?
4x One. अपॉन क्या लिख सकते हैं हम? 1 1, तो यहाँ 1 लिख लो, ये 3/4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4x मल्टीप्लाई बाय 4 हाँ, कितना हो गया? 4 से अगर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x कितना होता है? 12 हाँ, 16 16x इक्वल टू 3, 3 तो x इक्वल टू x 3/16 x इक्वल टू 3/16 इक्वल टू किससे डिवाइड करोगे? 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? अगर 16 से डिवाइड मैम 16 को 3 से डिवाइड करना 3 को डिवाइड करोगे ना, 3 तो ऊपर है। 3 को 3 16 को से किससे डिवाइड करें? 3 को 16 से तो x इक्वल टू 3/16 हो गया। ठीक है ना? अगर इधर लिखोगे भी तो ये कट जाएगा आपस में, तो कट गया। ठीक है, यस मैम समझ आ गई दोनों को? यस मैम हम्म। यस तो मैम लाइक यस मैम टर्म्स पहले कंबाइन करनी होती है। अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो एक तरफ ले जाओ, लाइक टर्म्स है तो वो एक तरफ ले जाओ। अच्छा, कहीं पे दे रखा 2 1/5, इसका क्या मतलब होता है? मैम 2 मल्टीप्लाई 1/5 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ क्या 1 सॉरी बाय ये इम्प्रॉपर है मैम मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आया +1 कर देंगे। हाँ, तो 2 × 5 + 1/5। रोहन, तुम्हें पता है ये मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन पता है? हाँ मैम तो ये हो जाएगा 11/5। इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1, 5 टू द 10 +1, तो 11/5। अगर मान लो 3/2/7, रोहन किसके इक्वल होगा ये? बता सकते हो? ऊपर वाला देख के बताओ। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे, 23 किसके इक्वल होगा? 23/7 23/7। अपॉन 7 हाँ, ठीक है। 3 × 7 +2, ये बनेगा ना? 3 7 21 +2, तो 23/7। ठीक है। अब और एक टाइप का क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर अपने आप तुम लोग करना। क्वेश्चन मान लो है तुम्हारे पास y-1/3 प्लस 2y-3/4 इक्वल टू मैम अब इसको इसको सॉल्व सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कैसे करते हैं, रोहन याद है कैसे बताया था अभी मैंने? कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में करना होता है, बिल्कुल वैसे ही चलाओ इसको भी। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये y-1 हाँ मल्टीप्लाई बाय 4 हाँ, y-1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 4 यहाँ आ गया, प्लस हाँ और 3 मल्टीप्लाई बाय 2y-3 अपॉन थ्री अपॉन थ्री थ्री मतलब इनका 3 तो प्लस × 4 कितना होता है? प्लस मतलब मल्टीप्लाई होगा ये नीचे के जो अपॉन 3 × 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ऊपर बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 5/6। तो ये यहाँ पे कितना आ गया? 4y-1। ब्रैकेट खोलनी आती है रोहन? 4 4/-1 कैसे? अच्छा हाँ, हाँ ब्रैकेट खोलनी आती है? ब्रैकेट
नहीं आती? गौरव तुम बताओ। मैम 4 को y और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, और तो 3 4 को को 2 y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 4y 4y। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? मैम 4 4 इंटू 1 4 4 4। ठीक है रोहन, समझ में आ गया? यस मैम। जो बाहर लिखा हमने उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ये रोहन तुम बताओ क्या बनेगा? 3 इंटू दिस, 3 3 इंटू 2y कितना हुआ? 3 इंटू 2y 6 माइनस 6 6y। हाँ, 6y माइनस 3 होगा ना। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। -3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 9 9 अपॉन अपॉन 3 12 फोर द 3 4 12 12 इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म्स ऐड करनी है। कौन कौन सी टर्म्स लाइक टर्म है? मैम 4y प्लस 6y 4y और 6y लाइक टर्म है, तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 6y? 10y माइनस 10y। 4 और माइनस 9 -4 और -9 दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो कितना हो जाएगा -4 -9? माइनस 13 -30 अपॉन 12 12 इक्वल टू 5/16 5 5/6। रोहन तुम्हें समझ आया ये? मैम मतलब एक बार हाँ, ये जो हम प्लस वाला है ये बाई 12 वाला, मैम वहां से एक बार समझा दो। ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया है रोहन तुम्हारे? हाँ। हाँ यस मैम। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? मैम ये 12 वाले से एक बार समझा दो मैम, ये जो बाय 4 माइनस 4y और 6y इसको कंबाइन कर दिया, कितना आएगा? 4y और 6y मान लो 4y मतलब 4y, मान लो पेंसिल है, 4 पेंसिल प्लस 6 पेंसिल कितना हो जाता है? 4 अगर मैं कहूँ 4 पेंसिल प्लस 6 पेंसिल कितना होता है? मतलब प्लस करना है ना। हाँ, तुम अभी इसको मत 10 देखो, मुझे ये बताओ 4 पेंसिल प्लस 6 पेंसिल कितना होता है? 10 हाँ, 10 10 आगे भी तो बोलो। 10 10y 10 पेंसिल है ना? 10 तो ऐसे ही 4y प्लस 6y कितना हो जाएगा? 10y 10y। अब -4 -9 ये दोनों एक सी टर्म्स है, प्लस हो जाएगा। तो -4 -9 ये कितना हो जाएगा? दोनों नेगेटिव है। प्लस हो जाएगा दोनों। हाँ, प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 कितना होता है? 13। 13, तो -13 हो गया। ठीक है, यस मैम। और अपॉन 3 इंटू 4 था तो 12 हो गया। अब क्या आएगा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? मैम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कैसे? क्या मैम बनेगा? इसमें मैम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कैसे? क्या कह रहे हो? मैम इसमें 10 माइनस 13 में होगा कैसे? 10y -13। हाँ, मैम मतलब होगा कैसे इसमें? होगा। मैम होगा। मैम मतलब कैसे मैम किससे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैम मतलब कि मतलब जोर से बोलो। अभी तो हमने ऊपर सीखा है a अपॉन बी इक्वल टू सी हाँ अपॉन डी हो तो क्या होता है? मतलब a मल्टीप्लाई बाई डी हो जाता है और b तो मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाइड बाय डी यहाँ पे क्या बन रहा है? 12 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाई। अच्छा हाँ, किससे? मैम पहले मतलब इन सबको मतलब माइनस करके जो निकलेगा एक में कर रहा है नहीं, मतलब एक। इसको तो माइनस नहीं कर सकते ना, ये 10y -13 है, ये लाइक टर्म थोड़ी है। तो इसको तो ऐसे ही रखना है हमको, 10y -13 ऐसे ही रखना है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यही सब सिखाना था मैंने तुमको। 10y -13 जो है ये लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है ना।
अगर 4y 6y तो लाइक टर्म्स थी, हमने कंबाइन कर दिया, पर 10y माइनस 13 नहीं कंबाइन हो सकता। ये 10 पेंसिल है और माइनस 13 क्या पता नहीं, मान लो y पेंसिल है तो 13 क्या है, वो कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, यस सर। तो 6 इंटू 10y माइनस, मान लो 10 माइनस 13 होता तो हम कंबाइन कर देते। जब अनलाइक टर्म्स होती है तो कंबाइन नहीं होती। इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा राइट साइड में क्या आएगा, 10 माइनस 13 12 10 मैम पहले तो 10 मल्टी माइनस होगा ना। अरे दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या आएगा, 10 इसको जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल में क्या लिखेंगे, ये रूल यूज करो ना इसका। क्या रूल होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का, क्या बताया मैंने अभी, ए इंटू डी इक्वल टू 12 6 मैम, मतलब 10 के अपॉन में 6 है। कहाँ पे अपॉन में है बेटा, कहाँ अपॉन में, तो 12 है, ये तो 12 लिखा है, ये तो 12 लिखा हुआ है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करा तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, गौरव तुम बताओ इक्वल टू में क्या आएगा, इसमें मतलब 60y माइनस 78, नहीं इक्वल टू में क्या आएगा, मतलब पूरा सॉल्व करके। नहीं नहीं, दिस इंटू 6 किया तो इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 12 इंटू, अच्छा 12 इंटू 5। हाँ, तो रोहन तुम ये क्यों नहीं बोल पा रहे थे 12 इंटू 5, हाँ रोहन, मैम 5 आया कैसे, यही आया कैसे, ये तो रूल बताया तुम्हें 2 बारी में हम यूज कर चुके हैं ये, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 6 मल्टीप्लाई। ऊपर यूज नहीं किया हमने, हाँ करा तो है हाँ। मैम, करा तो है, पर मैम ये अलग तरीके से लिखा है वैसे में। अब यहाँ पे टर्म दो दो है ना, पहले एक एक टर्म थी, यहाँ पे अब दो दो है, जो भी टर्म है वो पूरी मल्टीप्लाई होगी बस, जो भी टर्म है वो पूरी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर एक ही टर्म थी, अब जैसे ये था, यहाँ पे एक ही टर्म है, 4x इंटू 4 हो गया, 1 इंटू 3 हो गया, एक ही टर्म है, लेकिन जहाँ पे प्लस माइनस है तो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी। अब ये कितना बना, 6 इंटू 10y, 6 इंटू 10 60y, माइनस ये कितना बनेगा, 78। माइनस 17। 78 बन रहा है, 6 इंटू 13 हाँ इक्वल टू 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 तो 60, 78। तो 60y इक्वल टू कितना आएगा, 60y इक्वल टू अब 78 उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, फिर उधर जाएगा तो हम्म, दूसरी साइड 60y इक्वल टू, 6, मतलब मैम ये 78 उस तरफ चला जाएगा, हाँ ये तो मैम कांस्टेंट टर्म है ना, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस तो कितना आ गया, एक मिनट। 60y इक्वल टू हम ये तो 138 138, 8 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, वाई y कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करें, 16 से, 60 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 को 60 से, हम्म, 16 को 60 से ही। कहाँ कहाँ से 60 इसको 60 से आ गया, हमें y की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहे हो, क्या करेंगे यहाँ पे, 60 को 60 से क्या करेंगे, 60 से 60 से डिवाइड, सॉरी। फिर
फिर मल्टीप्लाई क्यों बोल गए? इक्वल टू 138 अपॉन 60, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू कितना आएगा? ऊपर 23 आ रहा है 20, हाँ या 23 और नीचे कितना आएगा? मैम। नीचे 10 10 10। अब तो नहीं हो सकता आगे, ठीक है, तो 23 अपॉन 10। 2 से बहुत देर लग जाती, 2 से भी कर सकते थे, फिर 3 से करते दोबारा, ठीक है। चलो अब ये मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे दिया है टॉपिक का बेटा, तो तुम ऐसा करना, जब भी तुम्हें टाइम मिले एक्सरसाइज 7.1 कर लेना,